हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्लास 10th यानी बिहार बोर्ड मैट्रिक के लिए सामाजिक विज्ञान का VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट 3 बताने जा रहा है। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको क्या किए थे, जो भी VBI क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 10 हो, उसका हम बता दिए थे। ये पार्ट 3 है, इस वीडियो का पार्ट 3 में बता रहा है आपको मेन क्वेश्चन। देखिए सिर्फ पार्ट 3 तक ही है, आपको क्या करना है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 को अच्छे तरीके से तैयारी कर लेना है और एग्ज़ाम सेंटर में जाना है। तैयारी करके ही एग्ज़ाम सेंटर में जाना है, तभी आपको अच्छा मार्क्स आ सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको ध्यान में रखना है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सके। ठीक है, एग्ज़ाम में बहुत सारा था कि लिखें कैसे, लिखना कैसे, तो देखिए हम आपको बताते हैं कैसे लिखना है और याद भी कर लेना है, इसको स्क्रीनशॉट ले करके रखना है। अगर इसका PDF चाहिए, आपको PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उससे आप क्या कर सकते हैं, PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। देखिए जो टिक लगा हुआ है वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको इतना ध्यान में रखना है और इस सब का स्क्रीनशॉट ले लेना है। पहला क्वेश्चन है कि बाढ़ कैसे आती है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और आता भी है, ये आएगा भी। ठीक है, तो बाढ़ कैसे आता है स्पष्ट करना है। ये 2-2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो देखना है कि बाढ़ कैसे आता है, तो पता है ना कि अधिक वर्षा होने के कारण क्या होता है, नदियों में जल का जमा हो जाता है और साथ ही साथ क्या होता है, अवसादों के जमा होने के फलस्वरूप क्या होता है, नदी के तल गहराई में क्या होती है, कमी आ जाती है। यानी धीरे धीरे पानी क्या होता है, उठने लगता है और उठते उठते क्या होता है, धीरे धीरे गाँव में क्या होता है, पानी डूब जाता है, यानी अंदर आ जाता है। इससे क्या होता है कि तटबंध जो होता है टूट जाते हैं और नदी का जल क्या होता है विभिन्न क्षेत्रों में फैलाव हो जाता है। इससे कि बाढ़ नहीं आती, हम लोग को बचा होता है। तो हम लोग क्या करना चाहिए कि तटबंधों को बनाना चाहिए, ताकि क्या हो जाए कि बाढ़ आने में हम लोग को बच सकते हैं। ठीक है, और हम लोग को ऊंचे स्थान पर घर बनाना चाहिए। ये चीज़ को ध्यान में रखिए, अगर बाढ़ से बचाव के लिए रहेगा तो ऊंचे स्थान पे और नदी के किनारे हम लोग को घर नहीं बनाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बाढ़ से नियंत्रण के लिए उपाय। अब देखिए इससे हम लोग बाढ़ से कैसे बच सकते हैं, अभी बताया ना कि उसी चीज़ को बारे में बताना है कि बाढ़ से कैसे बच सकते हैं। तो इसका नियंत्रण उपाय अपनाना चाहिए। पहला का अपनाना चाहिए कि पहला चीज़ में दिया हुआ है कि नदी तटबंधों को मरम्मत करने का कार्य करना चाहिए। यानी कि देखिए नदी जो तटबंध बना हुआ रहता है, नदी के किनारे जो बंध बना हुआ रहता है, उसको हम लोग क्या करना चाहिए, मरम्मत करना चाहिए हर साल, क्योंकि बांध नहीं टूट पाए, इससे ये होना चाहिए। कुछ दूसरा में है, कहता है नदी को तटबंध के ऊपर वृक्षारोपण कार्य करना चाहिए। यानी कि नदी के किनारे किनारे हम लोग का लगा देना चाहिए, वृक्ष लगा देना चाहिए, ताकि जो है हम लोग को मिट्टी का कटाव कम हो और बाढ़ से हम लोग बच सकते हैं। ठीक है, तीसरा में देखिए यानी कि पानी नहीं आ सकता गांव में। तीसरा में लिखा हुआ कि सरकार द्वारा विभिन्न नदियों को आसपास में जोड़ने का कार्य किया जाना चाहिए। यानी कि देखिए नदियों को आपस में जोड़ देना चाहिए, ताकि इस नदी में अगर ज़्यादा पानी आ जाए तो उस नदी से भी काम चला सकते हैं हम लोग, यानी कि उस नदी द्वारा हम लोग पानी को निष्कासित कर सकते हैं। ठीक है, चौथा में लिखा हुआ है कि सुदूर संवेदन प्रणाली द्वारा क्या होना चाहिए, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को अध्ययन करके बांधों का नियमित एवं जांच करना चाहिए। यानी कि उसमें जितना भी आपका क्षेत्र है उसमें क्या करना चाहिए, बाढ़ों को नियंत्रित करने के लिए हम लोग को, यानी कि बचाव करने के लिए उसका जाँच पड़ताल करना चाहिए बांधों के लिए। ठीक है, तो बच सकते हैं हम लोग। चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले उपायों का वर्णन कीजिए। यानी कि प्रदूषण को हम लोग क्या चीज़ से बचा सकते हैं, तो इसमें हम लोग कैसे बचा सकते हैं, उद्योगों निर्धारित क्षेत्रों में स्थापित करके। यानी कि उद्योग ऐसा जगह लगाया जाए जहाँ पे क्या होना चाहिए, गांव क्षेत्र नहीं होना चाहिए, यानी कि चटियाल मैदान की जगह होना चाहिए, वहाँ पे हम लोग उद्योग करना चाहिए, ताकि प्रदूषण से हम लोग क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। दूसरा में देखिए उपकरणों के गुणवत्ता को बनाए रखना चाहिए। यानी कि देखिए सबसे अधिक उपकरणों के करने के बाद उसकी गुणवत्ता, जैसे मैं बाइक चला रहे हैं तो उससे प्रदूषण का होता है, निकलते रहता है, उसको हम लोग को बचाव करना चाहिए, प्रदूषण नहीं निकलना चाहिए, इससे हम लोग बच सकते हैं। दूसरा है आपका, तीसरा है कि धुआं रोकने के लिए कोयले के स्थान पर तेल का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तेल का प्रयोग करना चाहिए। आजकल देखिए गाड़ियों में कह रहा है कि धुआं निकला तो बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, तो इस टाइप से करना चाहिए। प्रदूषण का होता है जल को नदियों में छोड़ने से पहले उपचारित कर लेना चाहिए। ठीक है, पांचवा में कहता है कि उद्योगों को कचरे को पृथक करने के लिए इस तरह से क्या होता है, हमें ऊपर लिखित क्या होते तरीकों को अपना करके हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रदूषण के बारे में लिखा हुआ आपका, इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, ये प्रदूषण के बारे में है, इसको अच्छे तरीके से याद करना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
क्वेश्चन आगे लिखा हुआ कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये हरित क्रांति आप क्या समझते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये याद नहीं किए तो फिर बहुत पछतावा होगा। ये क्वेश्चन जो है 2011 में पूछा हुआ है, 2016 में पूछा हुआ, 2018 में पूछा हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। तो हरित क्रांति क्या है, तो हम लोग चलिए देख लेते हैं। कहता है हरित क्रांति जो है 1960 के दशक में पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में कहते एक क्रांति हुई थी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। यह भारत को कृषि के मामले में कहते हैं अंतिम भर यानी कि आत्मनिर्भर लिखा हुआ है। ठीक है, आत्मनिर्भर बनाया। इससे कहते सर्वाधिक उपज यानी कि गेहूँ हुई थी। इस क्रांति के में कहते हैं जनक डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन जो थे। इसमें कहते हैं उत्तम बीजों के खाद के एवं प्रयोग किया गया था, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको नाम से हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ कि गहन कृषि की विशेषताओं को लिखिए। देखिए ये सब जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, और इसको प्रिपेयर करना है, याद करना है, और बार बार इस वीडियो को देखिएगा तो आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देख लेते हैं कि गहन कृषि क्या है। देखिए गहन या सघन कृषि की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है कृषि की उन्नत तकनीक के प्रयोग करना चाहिए। दूसरा आपका कच्ची है कि नमी की अधिकता के कारण कहते हैं निचली जमीन में सघन कृषि की जा सकती है। ठीक है, यानी कि हम लोग को नमी बनाए रखना चाहिए पृथ्वी को, भूमि को। तीसरा में कहता है कि इस कृषि के तहत धान एवं गेहूं सहित अन्य खाद्यान्नों की खेती की जाती है। ठीक है, इसमें क्या होती है कि धान एवं अधिक खाद्यान्नों की खेती की जाती है, यानी खाने वाले चीज़ को खाद्यान्न बोलते हैं हम लोग। ठीक है, चौथा में कहता है कि इस कृषि पद्धति में उर्वरकों को कम उपयोग किया जाता है, यानी कि इस पद्धति में हम लोग खाद को कम उपयोग करते हैं। खाद को क्या करते हैं, बहुत ही कम उपयोग करते हैं। पाँचवा में इसका विशेषता है अधिक खर्च करके कम जमीन से अधिक उत्पादन प्राप्त करना। इस खेती का कहते हैं मुख्य विशेषता, यानी कि अधिक जमीन नहीं है, कम जमीन है और इसमें से अधिक उत्पादन कर दिए, इसी का विशेषता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर आगे दिया हुआ हम लोग को कि मृदा निर्माण के मुख्य घटक कौन कौन है, यानी कि मृदा निर्माण के घटक को हम लोग को बताना है। पहला है देखिए स्थानीय जलवायु, दूसरा है पर्वतीय चट्टानों के द्वारा हुआ था, खनिज कण के द्वारा हुआ था, वनस्पति एवं कहते हैं, चौथा में भू आकृतियों की एवं ऊंचाई तथा इसके यानी कि इसके द्वारा मृदा का निर्माण हुआ था। मृदा का मतलब मिट्टी, छोटे छोटे टुकड़े से मृदा का निर्माण हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछ चुका है। खादर और बांगर मिट्टी में अंतर बताना है। किसमें, खादर और बांगर मिट्टी में अंतर बताना। देखिए ये खादर है और ये कहाँ है, बांगर है। ठीक है, एक तरफ लेना, बांगर है। पहला क्वेश्चन है कहता है नवीन एवं उपजाऊ मिट्टी को खादर कहा जाता है। नवीन जो नया मिट्टी रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खादर मिट्टी कहते हैं। ठीक है, दूसरा में है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। ठीक है, दूसरा लिखा हुआ आपका इधर साइड में खादर मिट्टी में क्या होता है, बाढ़ का प्रभाव होता है, जबकि बांगर मिट्टी में क्या होता है, बाढ़ का प्रभाव नहीं होता है। तीसरा अंतर दिया हुआ कि उत्तरी बिहार एवं गंगा के मैदानी इसका उदाहरण माना जाता है, यानी कि खादर जो मृदा है ये कहाँ पाया जाता है आपको अधिकतर। देखिए खादर जो मृदा है ना अधिकतर आपको कहाँ पाया जाएगा, तो ये यहाँ पाया तो उत्तरी बिहार के गंगा एवं इसमें मैदान में पाया जाता है। जबकि क्या होता है महाराष्ट्र एवं पंजाब की भूमि में इसका उदाहरण माना जाता है। किसका, पंजाब और महाराष्ट्र में माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन अगला कहता है कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, तैयारी करना है। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, इसको याद रखना है। कहता है वर्ष भर में किसी देश में अर्जित किए गए कुल मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं, यानी कि वस्तुओं द्वारा सेवाओं के कहते हैं मूल्य शामिल इसमें किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा में कहता है प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, यानी कि हर व्यक्ति जो हम लोग बोलते हैं उसका आय जो है उसके बारे में पढ़ना है। कहता है जब किसी देश की कुल आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो परिणाम आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इसको हम लोग औसत आय भी कहा जाता है। अगर औसत आय का परिभाषा रहेगा तो यही वाला आपको परिभाषा लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
अगला क्वेश्चन कहता है कि नगर निगम के मुख्य कार्यों का वर्णन करें। देखिए इसमें क्या करना है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या करना है, नगर निगम के मुख्य कार्यों को हम लोग को बताना है कि क्या क्या चीज़ कार्य होता है। अब ये जो क्वेश्चन आप खुद देख रहे हैं कि 2011 में भी पूछा हुआ, 12 में भी, 15 में भी, 18 में भी, यानी इस टाइप से क्वेश्चन पूछा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखना है। ऐसे आपको लिखना है कि नगर निगम के मुख्य कार्य निम्नलिखित है। पहला, सड़कों पर क्या होना चाहिए, रोशनी, नाली, गली एवं सड़क की सफाई का प्रबंधन करना जरूरी है। तभी ये न कहता है कार्यों का उल्लेख रहता है। नगर निगम का कार्य क्या रहता है कि सड़कों पर जो रोशनी रहना चाहिए उसका काम है नगर निगम का। नाली होना चाहिए सड़कों के किनारे, फिर कहते हैं गली एवं सड़क में कहते हैं सफाई प्रबंधन होना चाहिए। ये सब नगर निगम का काम रहता है कि सड़कों पर साफ सुथरा रखना चाहिए गली वगैरह को। दूसरा में इसका वर्णन है प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था करना चाहिए। ये चीज़ है, यानी कि वहाँ पे वाचनालय होना चाहिए, प्रबंधन कर देना चाहिए, पुस्तकालय का प्रबंधन कर देना चाहिए, इस टाइप से करना चाहिए। तीसरा में आपका है निगम के द्वारा अस्पताल एवं कहना दवाखाना का प्रबंधन कराना चाहिए। ये इसका कार्य है, ठीक है, ये कराना चाहिए। तीसरा में दिया हुआ आपका, चौथा में है कहते हैं यहाँ पे देखिए निगम द्वारा अस्पताल एवं दवाखाना का करना चाहिए। और चौथा में है कि शमशानों और बुच्चड़ खानों के एवं बाजार को करना चाहिए, हाट का प्रबंधन करना चाहिए, यानी कि भीड़ भाड़ वाली जगह पे। 5 में कहता है कि जन्म मृत्यु का पंजीकरण करना चाहिए। छठा में दिया हुआ शौचालय एवं कहते हैं पेशाब खाना, पार्क और मनोरंजन गृह को कहना चाहिए, शर्मशाला, रैन बसेरा का करना प्रबंधन करना चाहिए यहाँ पे हम लोग को। सातवां में कहता है कि सातवां में देखिए लोगों के लिए कौन है शुद्ध पेयजल का उपलब्ध कराना चाहिए। बहुत ही आवश्यक ये चीज़ है, सातवां ये होना चाहिए, ठीक है, तब जा करके सही होगा, नगर निगम का कार्य है। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ताड़ी विरोधी आंदोलन क्यों हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ताड़ी विरोधी आंदोलन बहुत बार पूछ चुका है। देखिए 1990 के दशक में आंध्र प्रदेश में ताड़ी एवं शराब के बिक्री की चरम सीमा था वो बहुत ही बढ़ चुका था, ठीक है, पर थी। इसके कहते ही दुष्परिणाम से सारे लोग कहते हैं, खास करके महिलाएं जैसे ये कहते हैं अस्त्रत थी, यानी कि चिंतित थी। सरकार अधिक कहते आय को प्राप्त करने के कारण इसकी बिक्री बंद करने के पक्ष में नहीं थी। कहने का मतलब कि जो सरकार ये शराब वगैरह जो बिकता है सरकार को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है, इसीलिए ये कहते हैं कि बंद करने का मूड में नहीं था। परंतु ये कहते हैं आंध्र प्रदेश के सामाजिक जीवन के लिए अस्त व्यस्त हो गया था। पुरुष कहते ताड़ी और शराब के पी करके कहते घर के महिलाओं को कहते जुल्म ढाते रहते थे। तो इसके लिए कहते कि महिलाओं जो है एक आंदोलन चलाए थे, उसी को हम लोग बोलते हैं ताड़ी विरोधी आंदोलन चलाए थे, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग। जो कहाँ हुआ था, तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चिपको आंदोलन क्यों और कहाँ हुआ, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। चिपको आंदोलन जो है 1970 के दशक में वर्तमान उत्तराखंड राज्य में प्रारंभ हुआ था। इस आंदोलन के कहते हैं पंडित सुंदरलाल बहुगुणा था। इस आंदोलन के जो थे सबसे मेन जो आदमी थे सुंदरलाल बहुगुणा थे। यह पर्यावरण रक्षा के लिए कहते किया गया आंदोलन था। ये जंगलों को व्यावसायिक बचाने के लिए ऐसा चीज़ अपनाए थे। ये क्या बनाए थे कि चिपको आंदोलन, यानी कि पेड़ में चिपक जाते थे, इस टाइप से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विस्मार्क के कार्यों का चर्चा करें, यानी कि विस्मार्क के कार्यों को हम लोग को लिखना है। ये भी क्वेश्चन आता है, ये हिस्ट्री क्वेश्चन है। विस्मार्क के कार्यों को लिखना है। तो देखिए कहता है कि जर्मनी के एकीकरण में विस्मार्क की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, यानी कि जर्मनी को एकीकरण करने में विस्मार्क के बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण था, यानी कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाया गया था। देखिए विख्यात राष्ट्रीय कहते हैं कूटनीतिक एवं फ्रैंकफर्ट के संसद से कहते हैं ये भाग लिया, ठीक है, भाग लिया। वे रूस के कहते हैं और फ्रांस के राजपूत भी रहे थे, ये कहते हैं राजदूत भी रहे। और 1862 में वह कहते हैं पर्सा एवं चांसलर बना दिया। ये कहते हैं सर्वप्रथम कहते हैं विस्मार्क ने पर्सा का आर्थिक, ठीक है, आर्थिक एवं विकसित रूप से आर्थिक एवं सैनिक शक्ति के दृष्टि से कहते हैं कि ये विस्मार्क ने एक कार्यों को चर्चा किया था, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं। रक्त एवं लौह की नीति हम अगले वीडियो में बता दिए थे, उससे जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि नेहरू रिपोर्ट क्या है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेहरू रिपोर्ट, जब भारतीय ने कहते हैं साइमन कमीशन का बहिष्कार किया, यानी 1928 में, तब कहते हैं भारतीय सचिव को कहते हैं वर्डेनेंड ने कहते हैं भारतीय को सर्वदलीय माना गया, यानी स्वीकृत किया गया, संविधान बना दिया गया। तो इसी उद्देश्य को हम लोग क्या बोलते हैं, नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। ये चीज़ को याद कर लेना, आपको स्क्रीनशॉट लेकर के याद करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन किया है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, साधारण, ये कहता है कि साधारण भाषा में वैश्वीकरण का अर्थ होता है कि अपनी अर्थव्यवस्था और विश्व के अर्थव्यवस्था को कहते हैं सामंजस्य स्थापित करना को हम लोग क्या बोलते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखना आपको। चलिए देखिए, दूसरा में दिया हुआ भूमंडलीकरण किसे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2012 में पूछा हुआ था। सी का मतलब कंपार्टमेंटल। ठीक है, देखिए भूमंडलीकरण का होते हैं राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विश्वव्यापी और समायोजन के प्रक्रिया को क्या करते हैं कि विश्व के विभिन्न भागों तक लोगों के भौतिक के रूप में कहते हैं एकीकृत करने के लिए प्रयास किया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भूमंडलीकृत कहते हैं, भूमंडलीकरण कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर लेना है। ठीक है, सभी का स्क्रीनशॉट लेना है। देखिए, इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान, मेजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर कहा जाता है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि मेजनी को जो है इटली के एकीकरण के पैगंबर कहा जाता है। वह दार्शनिक, लेखक, राजनेता, गणतंत्र समर्थक एवं कहते हैं एक कर्मठक कार्यकर्ता थे। इसका जन्म जो है 1805 में सार्डिनिया नामक के गांव में हुआ था, जिनोवा गांव में। ठीक है, जिनोवा नगर में हुआ था। अब देखिए 1815 में जब ये कहते हैं जिनेवा को पिडमोंट के अधीन कर दिया गया, तब कहते हैं उसका कहते हैं विरोध करने वाले मेजनी ही था। ठीक है, मेजनी भी था, यानी इसके दौरान ये क्या किए थे, एक आंदोलन चलाए थे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इटली के एकीकरण मेजनी का बहुत बड़ा हाथ था, यानी योगदान था। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको याद कर लेना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं। ठीक है, बंधुआ मजदूर किसको कहते हैं, तो बंधुआ मजदूर को कहते हैं प्रथा, भारत की कहते हैं जलवंत समस्याओं में कहते एक है, जो इस बर्बर के कहते हैं दमन को झलक के ये करके थे, अभिव्यक्ति किए थे, इसी को हम लोग दिखाई थी। फिर 1975 ईस्वी में कहते राष्ट्रपति एक कहते, इसको याद कर लेना आपको अच्छे तरीके से। जाति और नस्ल में अंतर है, ये भी याद करना आपको, जाति और नस्ल में अंतर, ये याद करना, बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दल बदल कानून क्या है। ये दल बदल करना है कि जब कोई व्यक्ति या कहते जनप्रतिनिधि किसी दल के विशेष चुनाव चिन्ह को क्या करते हैं, लड़े और चुनाव जीत जाने के पश्चात ये क्या करते हैं, उस दल को त्याग करके किसी दूसरे दल में चले जाते हैं, तो उसी का हम लोग क्या बोलते हैं, दल बदल कानून कहते हैं। इसके रोकने के लिए 1985 एवं 2003 में क्या होते एक संविधान के संशोधन कर दल बदल कानून बनाया गया था। इस टाइप से दल बदल कानून। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन अब नहीं है, यहीं तक है। ठीक है, इस टाइप से नहीं हो रहा है, तो इस वीडियो को क्या करना है, आपको अच्छे तरीके से तैयारी करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।